गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप यहाँ देख रहे हो कि तो ये नंबरिंग चैप्टर नंबर 7 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जितने टोटल चैप्टर है ना, टोटल में से ये 7th चैप्टर है, लेकिन केमिस्ट्री का ये कौन सा यूनिट है? 2nd यूनिट है, पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का आपको पता है, 9th में पढ़ चुके हो। एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स डिवाइड होते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में, ठीक है। अब आपने पढ़ना है कि एलिमेंट्स को क्लासीफाई कैसे किया जाए, कैसे उसको टेबल में अरेंज किया जाएगा। एलिमेंट्स की मतलब जैसे आप पढ़ते हो ना कि कुछ एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, कुछ मेटलॉइड्स होते हैं, लेकिन उनको डिवाइड अरेंज कैसे किया है, उनकी अरेंजमेंट के बारे में आपने इस चैप्टर में सीखना है, ठीक है। कि जब एलिमेंट्स फाइंड हुए थे तो फिर उनको अरेंज कैसे किया गया, किस किस ने उसको अरेंज किया, ठीक है, किस रूल्स के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया गया, वो सारा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। बाकी पहले मैंने आपको बोला था कि मैं रीडिंग नहीं करवाऊँगी, लेकिन ये जो 2nd चैप्टर है ये आपको बिना रीडिंग के समझ नहीं आएगा, तो फिर मैंने सोचा कि ये मैं आपको रीडिंग करवा दूँगी, ठीक है। क्वेश्चंस शायद मैं आपको समझाऊँ ना, क्योंकि जो मैं रीडिंग करवाऊँगी ना, यहाँ से ही आपके क्वेश्चन जो है वो हो जाएंगे। अगर फिर भी नहीं होगा क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हो, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो इसमें से रीडिंग में से कवर हो जाएंगे आपके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 9th we have learned that matter around us is present in the form of elements, compounds and mixtures, and the elements contained atoms of only one type. 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि जो हमारे इर्द गिर्द मैटर होता है वो जहाँ तो एलिमेंट्स की फॉर्म में होता है, जहाँ कंपाउंड्स की फॉर्म में, जहाँ फिर मिक्सचर्स की फॉर्म में। जो भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द प्रेजेंट है, जहाँ तो वो एलिमेंट्स है, मतलब जहाँ तो अकेली अकेली पड़ी हैं, जहाँ फिर वो कंपाउंड्स जुड़ी हुई हैं, एलिमेंट्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं। जब 2 एलिमेंट जुड़ जाते हैं या 3 जुड़ जाते हैं तब कंपाउंड बन जाते हैं, ठीक है। मिक्सचर्स भी आप पता है आपको, 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो मिक्सचर्स के बारे में भी। मिक्सचर्स की भी 2 टाइप्स होती हैं, होमोजीनियस, हिट्रोजीनियस। तो कह रहे हैं कि जो मैटर है वो हमारे अराउंड जहाँ तो एलिमेंट्स की फॉर्म में प्रेजेंट मिलता है, जहाँ फिर कंपाउंड्स की फॉर्म में, जहाँ फिर मिक्सचर की फॉर्म में हमें मिलता है। एलिमेंट के बारे में भी हमें पता है कि एलिमेंट्स में सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स होते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के अंदर जितने भी एटम होंगे वो सारे किसके होंगे? उसी ऑक्सीजन के होंगे। लेकिन अगर मैं कंपाउंड की बात करूँ, कंपाउंड जैसे मैं ये नाम लिखती हूँ, जैसे मैंने लिखा, एक मिनट, जैसे मैंने लिखा NO2, ये कंपाउंड है, ठीक है। ऐसे इसका नाम क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, लेकिन है कंपाउंड क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट जुड़े हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। समझ आ गया होगा। एलिमेंट क्या होता है? जब कोई अकेली चीज़ हो। और कंपाउंड और जहाँ मिक्सचर क्या होती है? जिसमें 2 या 3 एलिमेंट जुड़े हुए हों, बस इतना याद रखना है आपने। डू यू नो हाउ मैनी एलिमेंट्स आर नोन टिल डेट? क्या आप जानते हो अभी तक मतलब टिल डेट, आज तक कितने एलिमेंट्स की खोज हो चुकी है? एट प्रेजेंट 114 एलिमेंट्स आर नोन टू अस। एट प्रेजेंट अभी तक 114 एलिमेंट्स की खोज हो चुकी है। 114 नहीं, 118 की हो चुकी है। आपकी बुक पुरानी है तो इसलिए इन्होंने पुराना लिखा हुआ है। टोटल कितने एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी है आज तक? 118 एलिमेंट्स, ठीक है। ये मल्टीपल आ सकता है, इसको भी आपने याद रखना है। टोटल जो आप पीरियोडिक टेबल देखते हो उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं? टोटल 118, ठीक है। कुछ के लिए स्पेस भी रखी होती है, जो फाइंड नहीं हुए हैं लास्ट में उन्होंने क्या किया होता है, उसमें स्पेस रखी होती है कि जो भी नया एलिमेंट आएगा वो वहाँ पे एडजस्ट हो जाए। अराउंड द ईयर 1800 ओनली 30 एलिमेंट्स वर नोन। ऑल दीज हैड सिमिलरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। 1800 ईयर तक सिर्फ कितने एलिमेंट्स मिले थे हमें? 30 एलिमेंट्स। ईयर भी याद रखना है आपको। ये छोटे छोटे जो मैं बीच में बोलती हूँ, जिन पे मैं ज़्यादा फोकस देती हूँ, वो आपने याद रखना, ठीक है। 1800 ईयर तक सिर्फ कितने एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी? 30 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। और इन सभी की प्रॉपर्टीज़ क्या थी? अलग अलग थी। ऑल दीज हैव हैड seemingly different properties. As different elements were being discovered, scientists gathered more and more information about the properties of these elements.
जैसे जैसे और डिफरेंट एलिमेंट्स आते गए, साइंटिस्टों ने क्या किया, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन इनके बारे में या इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के बारे में स्टार्ट कर दी। ठीक है, जैसे सोडियम है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी है, वो किस काम आएगा, या फिर जैसे आयरन है, आयरन की कैसी नेचर होगी, हार्ड होगा, सॉफ्ट होगा। मतलब साइंटिस्टों ने क्या किया, एलिमेंट्स को स्टडी करना, एक एक अकेले अकेले एलिमेंट को साइंटिस्ट ने क्या कर दिया, स्टडी। अब ऐसा नहीं था कि एक साइंटिस्ट एक ही एलिमेंट को स्टडी करता था, नहीं, हो सकता है एक एलिमेंट को कोई 10-15 साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हो, ठीक है, एट ए टाइम। जिसकी भी पहले स्टडी कंप्लीट हो जाती थी तो उसका नाम हो जाता था, वो फेमस हो जाता था कि इसने ये बताया, इसने इस एलिमेंट के बारे में ये डिस्कवरी की है। ठीक है, कहाँ पहुँचे थे? They found it difficult to organize all that was known about the elements. लेकिन एलिमेंट्स तो उस टाइम डिस्कवर हो गए थे, लेकिन उनको एक प्रॉब्लम आ रही थी, जो एलिमेंट्स थे ये अरेंज नहीं थे। तब कोई भी पीरियोडिक टेबल नहीं था। अभी तो आप देखते हो ना कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। तो स्टार्टिंग में तो ऐसे ही पड़े हुए थे एलिमेंट्स, ठीक है, कोई अरेंजमेंट नहीं थी। सिर्फ इतना पता था कि इतने एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई है, कोई उनका एटॉमिक नंबर नहीं पता था, कोई उनका एटॉमिक मास नहीं पता था। सिर्फ नाम डाले थे तब कि इतने एलिमेंट्स जो हैं कि होते हैं। ठीक है, तो इसलिए साइंटिस्टों को थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी उनको ऑर्गेनाइज़ करने में। दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम पैटर्न इन देयर प्रॉपर्टीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच दे कुड स्टडी सच ए लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद ईज़। अब उन्होंने क्या किया, साइंटिस्टों ने कोशिश की कि हम पहले क्या करें, इनको एक पैटर्न में अरेंज कर दें ताकि उनको उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने में आसानी हो पाए। 7.1 में लिखा हुआ है मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ चायोज। चायोज क्या होता है? चायोज होते हैं कि जो चीज़ें मतलब इधर उधर बिखरी हुई हैं, ठीक है, उनको अरेंज करना। जैसे सपोज़ करो आपका जो स्टोर रूम होता है, ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, स्टोर रूम में जो भी सामान आता है फेंकते जाते हैं, रखते जाके अरेंज नहीं करते हैं। तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? चाय। फिर अगर आपकी मम्मा क्या करती है, किसी दिन उस सभी सामान को क्या करती है, अरेंज करती है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि हमने क्या करना है, ऑर्डर में इनको एलिमेंट्स को चायोज मतलब बिखरे पड़े हुए हैं एलिमेंट्स, उनको क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है। मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ चायोस अर्ली अटैम्प्ट्स एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अर्ली अटैम्प्ट्स हो गए कि शुरू में जो साइंटिस्टों ने कोशिशें की थी एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की, उनके बारे में नीचे थोड़ा इन्होंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। बहुत सारे साइंटिस्टों ने अलग अलग क्या दिए थे, छोटे छोटे टेबल दिए थे कि इस तरह से अरेंज होगा, इस तरह से अरेंज होगा, लेकिन वो सभी टेबल क्या हो गए, फेल हो गए। कोई भी लास्ट तक नहीं चला, सिर्फ एक चला है, वो आपको पता है, वो अभी तक चल रहा है, उसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो भी आप पढ़ते हो वो बड़ी लास्ट में आया था, ठीक है, वही अभी तक चल रहा है। वो दिया था आपका मेंडलीव ने। नहीं, वो मेंडलीव ने नहीं दिया था आपका, वो आपका दिया था हेनरी मोस्ले ने, ठीक है। जो मेंडलीव वाला था वो नहीं चला था, उसमें थोड़ी लिमिटेशंस आ गई थी, तो इसलिए फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट आया था हेनरी मोस्ले, उसने दिया था, ठीक है। सभी साइंटिस्ट जिन जिन ने जो जो क्लासीफाई किया था वो हम सभी आपकी बुक में पढ़ेंगे। वी हैव बीन लर्निंग हाउ various things are living beings can be classified on the basis of their properties. Even in other situations, we come across instances of organization based on some properties. For example, ये कह रहे हैं कि जो ह्यूमन बींग्स है वो क्या करता है, अपनी आसानी के लिए, कि उसे आसानी हो जाए, वो चीज़ों को अरेंज करके रखता है उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, ठीक है। घर में भी उसने ऐसे ही सामान रखा होता है, जैसे आप देखते हो आपकी मम्मा क्या करते हैं, सोने वाला जो बिस्तर है वो एक साइड रखा होता है, उन्होंने जो भी बेडशीट है, रजाइयाँ, कंबल है, एक जगह उन्होंने ऑर्डर में अरेंज किया होता है, ठीक है। जैसे बर्तन है तो वो किचन में रखे होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से चीज़ों को क्लासीफाई करते हैं ताकि उनको सहूलियत हो जाए, आसानी हो जाए उनको ढूंढने में,
तो ये बोल रहे हैं कि इसी तरह से उन्होंने क्या किया है, इसी तरह से हमने क्या किया, एलिमेंट्स को उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से अरेंज करना शुरू किया। फिर एग्जांपल दे रहे हैं कि आपने देखा होगा कि अगर आप किसी शॉप पे चले जाते हो, ठीक है, शॉप पे चले जाते हो तो उस शॉपकीपर ने भी क्या किया होता है, उसने तो कॉर्नर बनाए होते हैं कि सोप वाला कॉर्नर अलग, एक जगह सोप वाला कॉर्नर बनाया हुआ, सभी सोप ही रखे हुए वहाँ पे। एक जगह उसने कॉर्नर बनाया होता है बर्तन धोने वाले सोप, एक जगह उसने कॉर्नर बनाया होता है क्या बोलते हैं इसको, बिस्किट रखे हुए हैं, टॉफ़ीज़ वाला कॉर्नर अलग है, फिर ऑयल वाला कॉर्नर अलग है। ऐसे क्यों किया होता है उसने, ताकि जब कोई आए कस्टमर उसका तो उसको वहाँ से उठाने में आसानी हो जाए, जो भी वो कस्टमर बोले उसको कि ये चीज़ चाहिए तो वो आसानी से वहाँ से पकड़ा दे। अगर उसने ये चीज़ें अरेंज नहीं की होंगी, कोई चीज़ इधर पड़ी है कोई उधर पड़ी है, सभी मिक्स पड़ी हैं, तो उसको कितनी प्रॉब्लम आएगी वहाँ से निकालने में, ठीक है। हो सकता है उसके 1-2 घंटे ऐसे ही वेस्ट हो जाएं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, चीज़ों को पहले क्या करते हैं, अरेंज करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में यही लिखा था जो मैंने आपको समझा दिया, अब इसको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। द अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स रिजल्टेड इन ग्रुपिंग द देन नोन एलिमेंट्स एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। एलिमेंट्स की ग्रुपिंग की गई, फिर उनको मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्लासीफाई किया गया। लेटर फर्दर क्लासिफिकेशन वर ट्राइड आउट एज अवर नॉलेज ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज इंक्रीज्ड। फिर ये बोल रहे हैं कि जैसे ऐसे और एलिमेंट्स आते गए, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में ज़्यादा पता चलता गया, ठीक है, और एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में ज़्यादा पता चलता गया, तो वैसे ही हम क्या करते गए, उनको क्लासीफाई फर्दर मतलब आगे और क्लासीफाई करते गए। सबसे पहले जिसने क्लासीफाई किया था एलिमेंट्स को, उन साइंटिस्ट का नाम था डोवरिनर, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने क्लासीफाई किया था, एक मिनट ये मार्कर को क्या हो गया, हाँ, सबसे पहले इन्होंने क्लासीफाई किया था, इस साइंटिस्ट का नाम है डोवरिनर, और इसने क्लासीफाई किया था, इसकी क्लासिफिकेशन को बोलते हैं डोवरिनर ट्रेड, ठीक है। ट्रेड क्यों बोलते हैं, तो नेक्स्ट पेज पे देखिए, ट्रेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसने एलिमेंट्स का जो है 3-3 के ग्रुप में उनको अरेंज किया था, तो इसलिए ट्रेड बोल रहे हैं। ये ट्रेड हो गया 3 एलिमेंट का ग्रुप, ठीक है, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप। चलिए पढ़ते हैं इसको। इन द ईयर 1817 जॉन वोल्फगैंग डोवरिनर, ये पूरी लाइन याद करनी है, अंडरलाइन कर लेनी है। 1817 ईयर था, साइंटिस्ट का नाम था जॉन वोल्फगैंग डोवरिनर। कहाँ का था वो, जर्मन केमिस्ट था। उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया, ठीक है। कैसे किया, जिन एलिमेंट्स की सेम प्रॉपर्टी थी उनको उसने एक ग्रुप में रखा, ठीक है। आपने पीछे पढ़ा ना 1800 तक 30 एलिमेंट थे, तो 1817 तक थोड़े ज़्यादा हो गए होंगे, उससे 1-2 और आ गया होगा। तो 1817 ईयर में जॉन वोल्फगैंग डोवरिनर, जो कि जर्मन केमिस्ट थे, उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया। सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले जो एलिमेंट्स थे उन्होंने उसको ग्रुप में अरेंज किया। ही आइडेंटिफाइड सम ग्रुप्स हैविंग 3 एलिमेंट्स ईच। उसने क्या किया, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया जिनकी प्रॉपर्टीज़ सेम थी, ठीक है। और फिर उसने उन एलिमेंट्स को या उन ग्रुप्स को क्या नाम दे दिया, उसने उन ग्रुप्स को क्या नाम दे दिया, ट्रेड। ये लाइन समझ आ रहा होगा आपको, क्या बोला मैंने कि इस साइंटिस्ट ने क्या किया, 3-3, हमारे पास सपोज करो 30 एलिमेंट पड़े हुए हैं, हमारे पास 30 एलिमेंट पड़े हुए हैं, तो इसने उसमें से कोई 3-3 एलिमेंट उठा लिए, ठीक है, 1 2 3, इस तरह से इसने 3-3 एलिमेंट उठा लिए। कौन से वाले, जिनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में क्या थी, थोड़ी बहुत मैच थी। यहाँ तक समझ आ गया होगा। 3-3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया, तो इन्हीं ग्रुप्स को, जितने भी इसने ग्रुप बनाए डोवरिनर ने, इन सभी को क्या बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं, ठीक है। मैंने अभी समझाया था आपको कि 3 एलिमेंट्स के ग्रुप को ट्रेड बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। डोवरिनर showed when the 3 elements in a trade were written in the order of increasing atomic masses, the atomic mass of the middle element was roughly the average of the atomic mass of the other 2 elements. डोवरिनर ने बोला
डोवरीनर ने बोला कि ये जो ट्रेड के 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये जो ट्रेड में 3 एलिमेंट्स हैं, इन तीनों का एटॉमिक मास होगा। कोई नहीं, एटॉमिक मास समझते हो ना, अब बता चुकी हूँ मैं। नहीं बताया है तो पीछे आपने 9th में पढ़ा हुआ एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के बारे में। एटॉमिक मास वैसे होता है कि इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सभी का मास, ठीक है। जैसे सपोज करो लिथियम की बात कर रही हूँ, तो लिथियम के अंदर जितने भी एटम है, लिथियम का जो एटम है उसका टोटल मास कितना है। एटॉमिक मास हो जाता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स नहीं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि तीनों का अलग अलग एटॉमिक मास है। उसके बाद इसने बोला कि जो पहला, जैसे मैं इस टेबल की बात कर रही हूँ ना, इस ग्रुप की बात कर रही हूँ, तो इसने बोला कि जो पहले एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा प्लस जो लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा प्लस के, इसका जो एटॉमिक मास है, दोनों के मास को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो सेंटर वाले का क्या होगा, एटॉमिक मास होगा। लेकिन पूरा सेम नहीं, अप्रॉक्सीमेट। फिर से समझा देती हूँ क्या बोला उसने बोला कि जो हमने 3 एलिमेंट्स को एक ग्रुप में अरेंज किया हुआ है, उसमें हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट का मास है और थर्ड एलिमेंट का जो मास है, उन दोनों के मास को अगर ऐड कर दिया जाए, फिर 2 के साथ डिवाइड कर दिया जाए, मतलब उनका एवरेज निकाला जाए, तो जो आंसर आएगा वो जो सेंटर वाला एलिमेंट होगा ना, जो सेंटर वाला सेकंड एलिमेंट है, तो जितना उसका मास है तो उसके जितना आता है, वो सेम नहीं आता है, मतलब अप्रॉक्सीमेट उसके जितना आता है। तो इस तरह से उसने टेबल में इनको अरेंज किया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टेक द ट्रेड consisting of lithium, sodium and potassium, masses of lithium and K. How does this compare with the atomic mass of Na? अभी करते हैं इस चीज़ को, जो इन्होंने बोल रहे हैं कि यही लिथियम की बात की इन्होंने बोला कि अगर आप लिथियम, इसने डोवरीनर ने टेबल दिया हुआ है ना 7.2, जो डोवरीनर ने ट्रेड दिया हुआ, कह रहे हैं कि इसको कैलकुलेट करके देखो, लिथियम का जितना एटॉमिक मास है उसमें लिथियम के मास में पोटाशियम का मास को ऐड करो, फिर 2 के साथ डिवाइड करो और ये चेक करो कि जितना इनका मास है क्या वो सोडियम के मास के जितना आता है या नहीं आता है। अगर अप्रॉक्सीमेट होता है कि एक आधे पॉइंट आगे पीछे हो सकता है, तभी भी हम क्या मानेंगे कि ये डोवरीनर ट्रेड है, ठीक है। अब गिवन बिलो 7.1 आर द ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स, दीज एलिमेंट्स आर अरेंज्ड डाउनवर्ड इन order of increasing atomic masses. Can you find out which of these groups form Dovriner traits? अब ये बोल रहे हैं कि हमने टेबल 7.1 दिया हुआ है, इसमें हमने 3 ग्रुप दिए हुए हैं। कितने ग्रुप दिए हुए हैं? 3 ग्रुप, ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। इन तीनों में हमने 3-3 एलिमेंट रखे हुए हैं, ये भी समझ आ गया होगा। तीनों में 3-3 एलिमेंट रखे हुए हैं और इन तीनों के जो एटॉमिक मास लिखे हुए हैं वो कैसे लिखे हुए हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि आपने ये चेक करना है कि क्या ये तीनों ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं ये डोवरीनर ट्रेड हैं या नहीं है। तरीका मैंने अभी बताया कैसे चेक करना है। जैसे मैं पहले ग्रुप की बात करूँ, पहले इन्होंने क्या लिया हुआ है, पहले ग्रुप ये वाला ग्रुप कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला, ठीक है। इसमें इन्होंने हमें दिया हुआ नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 14.0, प्लस किसका ऐड करना है, आर्सेनिक का 74.9 करके इनको 2 के साथ डिवाइड कर देना है, ठीक है। मेरे साथ साथ आपने खुद भी करना है रफ कॉपी पे। तो कितना आंसर आएगा डिवाइड करके, 44.45। अब सेंटर वाले का फास्फोरस का कितना दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको, 31.0। तो ये इससे टोटली ही डिफरेंट है। अप्रॉक्सीमेट होता है कि एक आधे पॉइंट का फ़र्क आ सकता है, पर इतना ज़्यादा फ़र्क आएगा तो ये हमारा डोवरीनर ट्रेड नहीं है। इन तीनों एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ मैच नहीं हुई, तो इसलिए ये डोवरीनर ट्रेड नहीं कहलाएगा। अब ग्रुप बी देखते हैं। ग्रुप
ग्रुप बी भी इसी तरह से करना है। उसमें क्या करना है आपने, फर्स्ट एलिमेंट कैल्शियम, उसका ले लिया एटॉमिक मास 14.1 प्लस 137.3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है बेटा, इसको करोगे, मैं सीधे आंसर बता देती हूँ। आंसर आया इसका 88.7। आप खुद भी करके देख सकते हो। और इसका यहाँ पे देखो कितना आया हुआ है, 87.6। इसका जो सेंटर वाला एलिमेंट है सरोथियम, इसका कितना आया हुआ है, 87.6। और हमारा कितना आंसर है, 88.7 है ना, अप्रॉक्सीमेट सेम आ रहा है। इसका मतलब ये जो ग्रुप बी है ये क्या बनेगा हमारा, डोवरिनर ट्रेड। ग्रुप सी भी हमारा डोवरिनर ट्रेड है, वो आपने खुद करके देखना है। ठीक है, जैसे मैंने सेकंड किया वैसे ही क्या करना होता है, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को सम करके 2 से डिवाइड करना है। और सेकंड वाले के वो क्या आना चाहिए, अप्रॉक्सीमेट इक्वल आना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे इन्होंने बताया भी है आपको, यहाँ पे बता रहे हैं ये कि हमने कैलकुलेट किया और देखा हमारे जो बी और सी ग्रुप थे वो डोवरिनर ट्रेड बनाते हैं, जबकि ग्रुप ए वाला डोवरिनर ट्रेड नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता, हमने अभी चेक किया, क्योंकि उसका जो सेकंड एलिमेंट था उसकी जो वैल्यू थी वो पहले और थर्ड वाले के एवरेज नहीं थी। ठीक है, इस तरह से हम डोवरिनर ट्रेड क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। Dovreiner could identify only 3 trades from the elements known at that time. Hence, this system of classification into trade was not found to be useful. तो कह रहे हैं कि ये जो डोवरिनर क्लासिफिकेशन थी ये हमारे इतनी काम नहीं आई, ये इतनी हमारे काम नहीं आई। क्यों नहीं काम आए, क्योंकि इसमें सभी एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन हुई ही नहीं। देखो आधे डोवरिनर ट्रेड बन रहे हैं, डोवरिनर ने सिर्फ इतना ही बताया हम उन्हीं का ट्रेड बना सकते हैं जिनकी क्या होगा, सेकंड वाला जो होगा वो एवरेज होगा। ठीक है, लेकिन हमने अभी देखा कि ग्रुप फर्स्ट वाले एलिमेंट भी उस टाइम डिस्कवर हुए थे, जबकि ये तो डोवरिनर ट्रेड नहीं बन रहे हैं। तो इसलिए डोवरिनर की क्लासिफिकेशन जो थी एलिमेंट्स की, ये हमारे इतनी काम नहीं आई। क्लासिफिकेशन तो दी इसने, लेकिन हमारे इतनी काम क्यों नहीं आई, क्योंकि सभी एलिमेंट्स को उसने अरेंज ही नहीं किया। आधे एलिमेंट अभी भी खाली बच रहे हैं, सभी के ट्रेड नहीं बने, सभी के बनने चाहिए ना, तभी किसी साइंटिस्ट को स्टडी करने में आसानी होगी। तो कहने का मतलब है कि 30 एलिमेंट्स में से डोवरिनर ने सिर्फ 3 ट्रेड, उसने जितने एलिमेंट्स की स्टडी की, सॉरी मतलब उसने कितने ट्रेड बनाए, सिर्फ 3 ट्रेड बनाए, ये जो नीचे दिए हुए हैं यही बस। ये उसने कहने का मतलब है उसने सिर्फ 9 एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया, बाकी तो रह गए ना, बाकियों की प्रॉपर्टीज़ नहीं मैच हुई, तो इसने उनके बारे में कोई कुछ नहीं बताया कि उनको कैसे अरेंज करना है। इसलिए इसका जो टेबल था या इसकी जो ट्रेड वाली क्लासिफिकेशन थी वो ज़्यादा देर नहीं चली, वो फेल हो गई। ठीक है, इसके बाद एक नया साइंटिस्ट आया, न्यूलैंड। इसने एक अलग मेथड बताया था कि एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई करना है। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आज आप सिर्फ डोवरिनर ट्रेड वाला ही लर्न करोगे, इससे रिलेटेड मैं आपको 1-2 क्वेश्चन सेंड कर दूंगी, वो आपने देख लेना है। ठीक है, थोड़ा ही साइंटिस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन थे ये जॉन वोल्फगैंग डोवरिनर। ये आपने इस पैराग्राफ से पढ़ लेना है, ये कौन थे। जॉन वोल्फगैंग डोवरिनर स्टडीज एज फार्मासिस्ट एट मंचवर्ग इन जर्मनी। इन्होंने फार्मासिस्ट स्टडी की थी कहाँ से, जर्मनी में मंचवर्ग नाम की जगह से। फिर उसके बाद उन्होंने केमिस्ट्री स्टडी की कहाँ से, स्ट्रासबर्ग से। इवेंचुअली ही बिकम ए प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री एंड फार्मेसी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ जेना। यूनिवर्सिटी ऑफ जेना में ये प्रोफेसर लगे किसके, केमिस्ट्री और फार्मेसी के। डोवरिनर मेड द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इन प्लेटिनम एज ए कैटलिस्ट। सबसे पहले इन्होंने जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की थी उसमें इन्होंने बताया था कि जो प्लेटिनम होता है उसको कैटलिस्ट यूज़ कर सकते हैं। अब कैटलिस्ट के बारे में आप 9th में पढ़ चुके हो। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी रिएक्शन के रेट को हाई करते हैं। जब आप कोई रिएक्शन करवा रहे होते हो तो उसमें अगर आप कैटलिस्ट डाल देते हो, कोई भी कैटलिस्ट डाल देते हो, कैटलिस्ट जनरली हम यूज़ करते हैं प्लैटिनम। ठीक है, अगर आप ये चीज़ें उसमें डाल देते हो रिएक्शन में, तो रिएक्शन क्या होगी आपकी, जल्दी हो जाएगी, रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसने फर्स्ट टाइम ये बताया था। उसके बाद इसकी सेकंड डिस्कवरी थी कि इसने जो ट्रेड बनाए, जो अभी पढ़े आपने, इसने एलिमेंट्स को ट्रेड में क्लासीफाई किया।
ठीक है, ये इसकी क्या थी, ये 2 अचीवमेंट थी। ट्रेड वाला जो था वो इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि उसने सभी एलिमेंट्स को ट्रेड में ग्रुपिंग नहीं की थी, ठीक है। इसलिए फिर इसके बाद न्यू साइंटिस्ट आया, न्यूलैंड, उसने एक और क्लासिफिकेशन दी थी, वो भी इतनी नहीं चली क्योंकि उसकी भी लिमिटेशन थी। जैसे इसकी लिमिटेशन है कि ये सारे एलिमेंट्स को क्लासीफाई नहीं कर रहा है, ठीक है। बाकी जो न्यूलैंड वाला है ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, आज इतना ही।